I'm Dr. Bilal. I'm a consultant neurologist and managing director of SB Neuro Center. Today, I would like to talk to you about stroke और उसके वजह क्या है, कॉजेस क्या हैं, उसको रोक कैसे सकते हैं, उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में। ज़्यादा हाई-फाई इसमें स्ट्रोक कैसा होता है और उसके मैकेनिज़म्स क्या है, किधर क्लॉट होता है, क्लॉट में वो क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व है, इन चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट करने के बजाय मैं आज आपको जो है जो चीज़ें प्रैक्टिकली इम्पोर्टेंट है, जो ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट है, जो स्ट्रोक से बचने के लिए इन चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट करना चाह रहा हूँ। तो इसमें नंबर वन, अगर अगर मतलब स्ट्रोक के कॉजेज़ अगर कोई भी टेक्स्ट बुक में अगर देखा जाए तो इसमें ऐसा क्लासिफाई करते हैं कि मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स जो अपने हाथ में हैं और नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स जो बाय बर्थ है, अपने साथ रहते लाइफ लॉन्ग। जैसे कि किसी का एज है, एज के वजह से ओल्ड एज में ज़्यादा लोगों को एक टाइप का स्ट्रोक होता है। किसी का सेक्स के वजह से, जैसे कि मेल या फीमेल है उस वजह से हो रहा है, या फिर जीन्स के वजह से, मतलब जीन्स पहले से बॉडी में है जिसके वजह से ज़्यादा टेंडेंसी है कोलेस्ट्रॉल की या बीपी की, शुगर की या डायरेक्टली स्ट्रोक की भी। तो ऐसे लोग जिसको ऑलरेडी फैमिली में कोई मेंबर अफेक्टेड हैं, जिसके पेरेंट्स जल्दी एज में अफेक्ट हुए हैं स्ट्रोक से, जिसके क्लोज रिलेटिव स्ट्रोक से बहुत सारे फैमिली में अफेक्टेड हैं, ऐसे लोग ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि बाज़ एंटिटीज़ हैं जैसे कि फेमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया बोल के एंटिटीज़ रहते हैं, या ऐसे एंटिटीज़ हैं जो फैमिलीज़ में रन हो सकते हैं और फैमिलीज़ में स्ट्रोक का जो है मात्रा ज़्यादा हो सकती है, स्ट्रोक का इंसिडेंस ज़्यादा हो सकता है। तो ये चीज़ें तो अपनी जगह पे है जो चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए जिसके फैमिली में है या जिसकी एज ज़्यादा है या ऐसे लोग हैं। एंड मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स मतलब जो चेंज कर सकते हैं, जो अपने हाथ में है, लेकिन बहुत सारे लोग चेंज नहीं करते। तो उसी बारे में बात करने के लिए आज ये एपिसोड बना रहे हैं। इसमें भी दो कैटेगरीज हैं, एक तो बीपी, शुगर और थायराइड और वेट, कोलेस्ट्रॉल, ये चीज़ें हैं जो मेडिकल कंडीशंस हैं। और एक और कैटेगरी है जो कि एडिक्शंस हैं। आई थिंक एक ब्रॉड कैटेगरी रख सकते हैं। पहले तो बीपी। तो बीपी तो बहुत सारे लोगों में ये मिसकंसेप्शन रहता है, ये गलत फहमी रहती कि ये बीपी की दवाई अगर एक बार शुरू करे तो ज़िंदगी भर लेना पड़ता, तो इसलिए बीपी की दवाई शुरू ही मत करो। तो ऐसा नहीं है। बीपी की दवाई अगर ज़रूरत है तो डेफिनेटली लेना चाहिए और लाइफ लॉन्ग भी लेना चाहिए, और ज़रूरत नहीं है तो बिल्कुल भी मत लेना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं लेना। लेकिन बहुत सारे लोग जो ज़रूरत है वो लोग सोचते कि एक बार अगर शुरू कर दिए तो लेना पड़ता, बल्कि नहीं लेते। अब वो बॉडी में बीपी कंटिन्यू वैसे ही रहता, ना अपना लाइफस्टाइल चेंज करते, ना वेट चेंज करते, तो बीपी कम कैसा होगा, दवाई भी नहीं ले रहे। आहिस्ता आहिस्ता वो डैमेज करता और होते होते हार्ट भी बड़ा हो जाता, ब्रेन में भी क्लॉट्स होते। पैरालाइज होने के बाद में फिर रियलाइज करते कि ठीक है बीपी की वजह से हुआ, बीपी था, हाँ बीपी था सर, उसके वजह से हुआ शायद। लेकिन उसके बाद में फ़ायदा नहीं है। एक बार ब्रेन में अगर डैमेज, ब्रेन ऐसा ऑर्गन है जिसमें रीजनरेशन नहीं होता। ऐसा नहीं कि आपका फिंगर कट हो गया तो बड़ा हो जा रहा है, ऐसा नहीं हो रहा ना। ब्रेन में भी ऐसा ही है, अगर ब्रेन का पार्ट एक डैमेज हो गया तो परमानेंट डैमेज है, फिर से ऐसा वो ग्रो बैक नहीं हो जाता। तो ये रिस्क फैक्टर्स का ऐसा लाइट ले नहीं सकते कि ठीक है हाँ मेरे को थोड़ा शुगर रहता, वो हर वक्त ज़्यादा ही रहता, उसके लिए मेरा हर वक्त 200 के ऊपर ही रहता, कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं रहता। मतलब आप ये अगर कर रहे हैं तो एक सुसाइड टाइप का है कि आप अपनी बॉडी को ओन हार्म कर रहे हैं, जबकि अच्छे अच्छे मेडिसिन अवेलेबल हैं, अफोर्डेबल रेंज में भी है। या लाइफस्टाइल करिए, लाइफस्टाइल भी नहीं करते, ना लाइफस्टाइल कर रहे हैं, ना दवाई कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। ठीक है, तो बीपी के बारे में ये है कि लाइफस्टाइल भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन दवाई के बारे में बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन, प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है, ये नहीं करना चाहिए। बीपी की दवाई अगर एक बार बीपी आ गया तो लाइफ लॉन्ग रहता और दवाई वैसे ही चलती जनरली। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि दवाई की वजह से कंटिन्यू चल रहा, वो बीमारी लाइफ लॉन्ग रहती है एक बार आ गई तो जनरली, अनलेस आप बहुत ही फिट हो गए और एकदम हर पूरा लाइफस्टाइल चेंज कर दिया। तो बीपी का ये है कि दवाई बराबर लेना, जनरली स्टॉप करते या लोग लेते ही नहीं। और कभी कभी बोलते कि गांव को चले गया था इसलिए बीपी नहीं लिया, दवाई नहीं मिल रही थी, या छोड़ के चले गया, नहीं लेके गया। ये सब बेकार जो है, मतलब बेकार बोल सकते हैं, क्योंकि आपका जो ब्रेन है उसके इंपॉर्टेंस के सामने ये सब रीजंस कुछ बेकार है, ये वाजबी रीजंस नहीं है। ये कंटिन्यू लेना, डेली लेना, एक भी दिन मिस करे बगैर लेना। अगर एक भी दिन मिस करे तो ब्रेन में ब्लीडिंग हो सकती है। उसके बाद में शुगर है, शुगर की दवाई तो बराबर लेते जनरली लोग, लेकिन डाइट फॉलो नहीं करते।
तो डाइट भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये प्रिवेंशन स्ट्रोक के उसका, कि डाइट में देखिए वाइट राइस, शुगर, मीठे चीज़ें अवॉइड करना चाहिए। जितना हो सके प्रोसेस चीज़ें नहीं लेना, जैसे जो भी पैकेट में ऑलरेडी रेडीमेड फूड्स आते, तो जैसे पॉलिश्ड राइस है, प्रोसेस्ड फूड्स हैं, प्रोसेस्ड ऑयल्स भी आजकल जो भी है प्रोसेस बहुत सारे आ रहे हैं, उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। और एक जो अभी रिसेंट जो डेवलपमेंट रिलेटिवली रिसेंट है ये है कि कोलेस्ट्रॉल जो डाइटरी है वो, मतलब अब समझिए कोई ऑयल ले रहे हैं तो बाद लोग ये बोल रहे हैं कि ठीक है ये प्रूव नहीं कर सक रहे कि जो डाइटरी जो कोलेस्ट्रॉल ले रहे हैं वो जाके अंदर बॉडी में डैमेज कर रहा है, तो इसलिए जितना हो सके उतना लो। इसका कोई प्रूफ नहीं है कि ये जाके हार्मफुल करता है, ऐसा नहीं है। बॉडी में जाके अगर बहुत ज़्यादा लेंगे तो कोलेस्ट्रॉल भी हार्म करेगा, शुगर भी हार्म करेगा, राइस भी हार्म करेगा, ठीक है। तो इसलिए जो भी ले रहे हैं बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में कम लेना। तो डाइट में ये है वाइट राइस, शुगर और स्वीट चीज़ें अवॉइड करना चाहिए, और ऑयली फूड, बाहर का फूड, मसाला, ये सब जितना हो सके लिमिट बहुत करना चाहिए। बाहर का तो जितना अवॉइड करे उतना बेहतर है। और बाकी तो शुगर में इम्पॉर्टेंट है डाइट फॉलो करना। तो हाँ, वेट लॉस भी करना है। एब्डोमिनल फैट बोल के रहता, मतलब जो पेट पे फैट रहता, इस वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस और शुगर का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता। तो ये ज़्यादा जितना हो सके इसको टेक केयर करना चाहिए शुगर के पेशेंट्स। और थायराइड में भी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो सकता है, थायराइड की भी दवाई बराबर लेना चाहिए। ये चीज़ें हैं, कोलेस्ट्रॉल के अगर है तो उसके कोलेस्ट्रॉल की दवाई बराबर लेना, और उसमें भी डाइट ऐसा नहीं कि कोलेस्ट्रॉल कितना बोले उतना ले सकते। तो रिसर्च में ऐसा बताया है कि कोलेस्ट्रॉल डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है ब्लड कोलेस्ट्रॉल से, तो ऐसा नहीं है कि कितना भी ले सकते, उसको भी लिमिट करना चाहिए। फिर स्मोकिंग, अल्कोहल और ज़र्दा, ये सब चीज़ें पूरी तरीके से बंद कर देना चाहिए, क्योंकि थोड़े क्वांटिटी में भी अल्कोहल हार्मफुल है, ये भी मालूम हुआ है। और ये सब चीज़ों से कैंसर भी होता है। कैंसर भी अगर नहीं चाह रहे तो ये चीज़ें नहीं करना चाहिए, बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स है ये चीज़ों के। ओवरऑल ये है, बॉटम लाइन ये है कि अपने जो रिस्क फैक्टर्स है, ये बीपी, शुगर, थायराइड, ये सब कंट्रोल में रखना है। इसके लिए डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप, ये सब चीज़ें फॉलो करना है। टाइम पे खाना, टाइम पे सो जाना। अगर भूख लग रही तो ही खाइए, ऐसा नहीं कि 3 टाइम्स खाना है। इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर सकते हैं। और फिर एडिक्शंस जो भी है, इंक्लूडिंग अल्कोहल और स्मोकिंग है और जर्दा है, बीड़ी है, जो भी है ये सब चीज़ें, और कोकेन वोकेन सब अवॉइड करना बंद कर देना, ठीक है। तो इस मैसेज के साथ कि प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना इंपॉर्टेंट है, ये सब कोई हाई फंडा नहीं है। लाइफ में अगर लॉन्ग टर्म बेनिफिट चाह रहे हैं तो ये सब चीज़ें करना ज़रूरी है। किसी को अगर ऑलरेडी रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे बीपी, शुगर या और कोई भी ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं, या नहीं भी है, लेकिन अगर आप एंक्शियस है कि ये चीज़ स्ट्रोक से बचना चाहिए, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए और डॉक्टर की एडवाइस लीजिए और अपने लाइफ में चेंज लाइए। अगर आप ये सब चीज़ें करेंगे तो आप स्ट्रोक से बच सकते हैं, और लाइफ लॉन्ग एक बेड पे हो जाने से या एक डिसेबिलिटी से बच सकते हैं। तो इस मैसेज के साथ मैं ये एपिसोड क्लोज करना चाहता हूँ।